मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही आपके साथ अपनी पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास को कंटिन्यू करता हूं और आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो अपनी पिछली क्लासेस में हमने फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के चैप्टर को देखा कि अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार क्या क्या किस प्रकार के थे। आज की क्लास में हम अपने एक संविधान के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण खंड डीपीएसपी, जिसको राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में जाना जाता है, पर चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में इन डीपीएसपी की चर्चा की गई। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्या है ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक, सबसे अच्छा होता है अगर आपको किसी चीज को समझना हो, अर्थ समझना हो, तो हम उसके शब्द को ब्रेक करके यानी उसके शब्द को संधि विच्छेद करके उसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी राज्य यानी सरकार, जो अनुच्छेद 12 में हम लोगों ने चर्चा की थी राज्य क्या होता है, वो राज्य मतलब सरकार, सरल शब्द में राज्य जो भी नीति लोक मतलब लोगों के लिए बनाएगा, उसमें क्या क्या तत्व होंगे, उनको निदेशक यानी उनके निदेशक मतलब उनकी डायरेक्शंस को देगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी राज्य यानी सरकार नागरिकों के हित में जो भी पॉलिसीज बनाएगी उसके तत्व यानी उसमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसका डायरेक्शन जो है ये पार्ट 4 आपको देगा। यानी आर्टिकल 36 to 51 में सरल भाषा में हम ये जानेंगे कि लोगों के लिए राज्य जो पॉलिसीज बनाएगा उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि भारत में जो राज्य का कर्तव्य है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसका लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, लोक कल्याणकारी राज्य, एक स्टेट ऑफ वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, यानी सबका कल्याण हो। लोक मतलब लोग, पब्लिक, और इनका कल्याण। तो 24 घंटे 24/7 हमेशा सरकार का यही धर्म है, सरकार का यही नैतिक दायित्व है, सरकार का यही कर्तव्य है कि जिन भी नीतियों का निर्माण किया जाए, जिस भी प्रकार की शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाए, वो सदैव लोक के कल्याण के लिए। तो भाग 4 वास्तव में सरकार की इसी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। एक तरह से जो भाग 4 है वो संविधान और राज्य के मध्य संवाद, इसके मध्य संविधान और राज्य के मध्य। जब हम भाग 3 को देख रहे थे यानी फंडामेंटल राइट्स को, तो वो क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नागरिकों से बात कर रहा था, आपसे हमसे, कि देखो तुमको हम ये चीज दे रहे हैं और जिन चीजों को तुमसे ना सरकार छीन सकती है ना कोई व्यक्ति छीन सकता है। तो वहां पर जो डायलॉग था वो संविधान और राज्य के बीच में था। यहाँ पर जो डायलॉग्स है वो संविधान और राज्य के बीच में, वहां पर जो डायलॉग था वो संविधान और नागरिक के बीच में था, और यहाँ पर संविधान और राज्य के बीच में। यहाँ संविधान राज्य से बात कर रहा है, यहाँ पर संविधान राज्य को नागरिकों के हित में कुछ सकारात्मक करने का निर्देश देता है। यहाँ पर संविधान राज्य को नागरिकों के हित में कुछ सकारात्मक करने का निर्देश देता है, पॉजिटिव करने का, ठीक, के हित में कुछ सकारात्मक पॉजिटिव करने का निर्देश देता है। ठीक, इसीलिए जो डीपीएसपी है इसकी जो प्रवृत्ति है यानी इसका जो नेचर है वो क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ठीक, यानी कि सामाजिक आर्थिक, इसका जो नेचर है वो कैसा है, सामाजिक आर्थिक। और जबकि मूल अधिकारों का नेचर कैसा था, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक, और इसका नेचर
सामाजिक और आर्थिक प्रकार का है, सोशल इकोनॉमिकल नेचर। ठीक, देखिए तो इसको किस उद्देश्य से बनाया गया, ये तो मैंने आपको बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। एक्चुअली जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर डॉक्टर BN राव साहब, उन्होंने देखिए मूल अधिकारों की बात, इसकी मूल अधिकार, और उन्होंने कहा ये जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, यानी जो पर्सन के राइट है ना, व्यक्तिगत अधिकार यानी लोगों के जो अधिकार हैं, व्यक्ति के जो अधिकार हैं, वो दो किस्म के होने चाहिए। द पर्सन राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर टू टाइप्स, दो प्रकार के अधिकार होने चाहिए। एक जो हो न्यायोचित और एक हो गैर न्यायोचित। न्यायोचित से मतलब एक जिनको कोई ना छीन सकता हो, राज भी ना छीन सके, और अगर उस पर कोई खतरा हो तो नागरिक न्यायालय द्वारा उसको प्राप्त कर सके। ठीक, यानी बाउंडेड हो, विच इज नोन एज फंडामेंटल राइट, जैसे कि हमारे मूल अधिकार। ठीक, अगर आपके मूल अधिकारों को कोई आपसे छीनता है, कोई कम करने का प्रयास करता है, राज्य किसी भी प्रकार का एफर्ट करता है कि उसको कम कर दिया जाए, तो आप सीधा अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पास। अगर आपके मूल अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है, राज्य कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो आप सीधा अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और 226 के द्वारा हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई जो बेसिक है वो तो चलो ठीक है भाई, है ना, पार्ट 3, लेकिन जो पार्ट 4 में हम जो नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार यानी कि एक तरह के फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, वो गैर न्यायोचित होंगे। यानी अगर सरकार उसको नहीं दे पाती तो उसको कोई न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक, तो ये गैर न्यायोचित है। तो DPSP में जितनी भी आपको मैं चीजें बताऊंगा, आर्टिकल 36 से 51 में, जैसे मैंने आपको बताया, ये संविधान और राज्य के मध्य संवाद है ना। संविधान राज्य से बोल रहा है कि देखो भाई आप ये सारी चीजें देंगे, लेकिन वहीं संविधान ने एक चीज रखी, हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ा सोच समझ के जो भाग 4 है उसको न्यायालय के द्वारा से दायरे से बाहर रखा। क्यों? उन्होंने बोला देखिए इन चीजों को जो पार्ट 4 में दर्ज की जा रही है, अगर इनको राज्य नहीं दे पाता है तो नागरिक इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, है ना, न्यायालय जाके नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा क्यों किया गया? जब ये इतना महत्वपूर्ण खंड है तो फिर क्यों इसको न्यायालय के नहीं द्वारा किया गया? हालांकि संविधान निर्माताओं ने इसमें एक और चीज जोड़ी, वो क्या? वो ये चीज कि यदि भले ही ये जो DPSP में जिन जो है अधिकारों की बात हो रही वो गैर न्यायोचित हो, यानी कि जो न्यायालय द्वारा प्राप्त ना किए जा सकते हो, परंतु फिर भी शासन के द्वारा जितनी भी नीतियां बनाई जाएंगी उसमें ये अनिवार्य और आवश्यक तत्व के रूप में होंगे। आप समझ रहे हैं? यानी कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो सरकार का मूल कर्तव्य है, उसका प्रथम दायित्व है, उसका नैतिक दायित्व है, उसमें इन सारे DPSP का तत्व, एलिमेंट, सुगंध या खुशबू होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आप एक खाना बनाते हैं, है ना, जब आप खाना बनाते, हम लोग कोई एक अच्छी सी लजीज सा जब कोई व्यंजन बनाते हैं तो आप देखिए उसमें कुछ मसाले ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको हम सीधा खाते नहीं हैं, लेकिन उनका होना आवश्यक है। जैसे तेज पत्ता, है ना, छोटे में जब हम लोग थे तो मुझे तो हमेशा अक्सर लगता था कि ये पत्ता क्यों डाल दिया जाता है, क्योंकि कोई इस पत्ते को खाता नहीं। चावल देखो उसमें भी पत्ता, सब्जी देखो उसमें भी पत्ता, लेकिन वो तेज पत्ता वो क्या है? वो अनिवार्यता नहीं कि वो आप उसको खाएं, उसको खा भी नहीं सकता आदमी, लेकिन जब वो सब्जी में पड़ता है एक स्वादिष्ट व्यंजन के लिए, है ना, एक खुशबूदार, एक लजीज जायकेदार व्यंजन के लिए, उसमें उस तेज पत्ते का होना आवश्यक है। तो DPSP ऐसा ही है, भले ये गैर न्यायोचित हो, लेकिन आपके लोक कल्याणकारी राज्य की नीतियों के लिए उसमें वो आवश्यक तत्व के रूप में, है ना। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किन किन DPSP की बात की गई। ठीक,
तो क्लियर हो गया, ये वो एक तरह सरल, बिल्कुल सरल तरह पे ये वो मूल अधिकार है नागरिकों के जो संविधान ने राज्य को बोला है, ठीक, कि आपको देने हैं, लेकिन कब तक देने इसकी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। क्यों? क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, क्योंकि अगर आपको नहीं दिया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है ना? तो जब आप संविधान निर्माताओं के इसमें जाते हैं, तर्क पता चलते हैं कि भाई जब ये इतने ही इंपॉर्टेंट थे, जब ये नीति निर्देशक के लिए एक तत्व के रूप थे, हमारी पॉलिसी के एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के रूप में थे, तो फिर इनको गैर न्यायोचित क्यों बनाया गया? इनको गैर न्यायोचित इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, तीनों रूपों से काफी पिछड़े हुए थे। सोशल, एजुकेशन और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफी बैकवर्ड थे, हम काफी पीछे थे। आर्थिक स्थिति हमारी बड़ी दयनीय थी, है ना? सामाजिक और शैक्षिक स्थिति भी हमारी बड़ी शोचनीय थी, है ना? तो ऐसी परिस्थिति में अगर संविधान इन सारे तत्वों को बोल देता कि ये राज्य को देने ही देने हैं, तो एक अनावश्यक सा भार जो है देश के ऊपर तुरंत पड़ जाता है ना? होता है। जैसे मानिए स्कूल, आप विद्यालय जाते हैं, है ना? आप विद्यालय गए हैं, पढ़ाई शिक्षा हम लोगों ने अपनी कंप्लीट की है, बिल्कुल इसको इजी ढंग से हम लोग समझते हैं। तो स्कूल में जाने के लिए ड्रेस इज योर फंडामेंटल राइट, क्योंकि आप स्कूल जाएंगे तो ड्रेस तो चाहिए। तो वो पेरेंट्स का कर्तव्य है। हमारे माता पिता कौन हुए? वो हमारी सरकार हुई, राज्य हुए हमारे लिए, ठीक। और हम है नागरिक, ठीक। जब बच्चा स्कूल जाता है, बिल्कुल ऐसा समझिएगा, एक छोटे बच्चे के माता पिता जो स्कूल जाना प्रारंभ करता है, वो कौन हुआ? वो हुआ इस देश का नागरिक, और माता पिता हुए राज्य, ठीक। अब उसका स्कूल में एडमिशन कराया गया। स्कूल में जाने के लिए ड्रेस जो है वो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, एलिमेंट्री सेक्शन है ना, कि भाई कोई बच्चा जाएगा तो उसको ड्रेस मिलनी चाहिए, है ना? बिना ड्रेस के कैसे जाएगा? तो अगर ड्रेस नहीं मिली तो ड्रेस तो देनी ही पड़ेगी माता पिता को। उसके लिए बच्चा अपने माता पिता से लड़ भी सकता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा अगर आप मुझे ड्रेस नहीं देंगे, बिकॉज ड्रेस उसका फंडामेंटल राइट है। जाएगा तो बैग भी उसका फंडामेंटल राइट है। अरे कोई महंगा लेगा, आप सस्ता लेंगे, लेकिन एक बैग तो चाहिए, ठीक, बैग भी चाहिए, उस बैग में रखने के लिए बुक्स भी चाहिए, और जहाँ विद्यालय जाएगा उसकी फीस प्रॉपर समय से जमा होनी चाहिए। इतनी चीजें उस बच्चे की फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, घर में है, तो भोजन करेगा, भोजन देना फंडामेंटल राइट है। अब देखते हैं कि डीपीएसपी क्या है। अब बच्चे जो है, पापा पेरेंट्स ने बोला कि बेटा आप जिस दिन फर्स्ट आओगे ना, तो हम आपको एक अच्छी सी साइकिल लेके देंगे, गियर वाली, ठीक, गियर वाली साइकिल दिला के देंगे, ठीक। तो उसने बोला कब दिलाओगे? बोला जब बेटा फर्स्ट आओगे, ठीक। और या फिर मानिए बच्चा फर्स्ट टर्म में फर्स्ट आ गया, है ना, तो कभी कभी ऐसा होता था ना, घर में बोल दिया जाता था पापा आप में फर्स्ट आ गए हो, आप दिलाइए। तो बोला जाता था बेटा अभी पापा का बोनस नहीं आया, या अभी पापा की सैलरी नहीं आई, अभी पापा का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ और चीजें मिल जाए तब देंगे, ठीक। अब उसके लिए आप घर में रो रो के हल्ला काट के ये नहीं कह सकते थे कि आप स्कूल नहीं जाएंगे। अगर आपने बोला तो मार पड़ जाती थी। यहाँ राज्य आपको मारेगा नहीं, है ना, राज्य की मारने की बात नहीं हो रही, वहाँ माता पिता तो मार सकते हैं, तो राज्य तो मार नहीं सकता लोक कल्याण में, है ना, क्योंकि जनता का ही शासन है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। तो पापा बोलते थे बेटा जब इंक्रीमेंट आएगा, जब पापा होंगे तो आपको देंगे। इसी प्रकार से अगर आप भोजन करने बैठते हैं तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये आपके भोजन का मूलभूत तत्व होता है, इतना तो होता ही है, ठीक। ये तो घर वालों का होता है कि समझ आपका फंडामेंटल राइट है कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी तो मिले ही, नहीं कुछ है तो दाल रोटी ही मिले, है ना, क्योंकि पेट भरने के लिए दाल रोटी एक फंडामेंटल राइट की तरह, इतना तो आपका अधिकार है। लेकिन अगर पापा एक दाल की जगह 2 तरह की दाल और 2 तरह की सब्जी दे देते हैं, तो ये डीपीएसपी है कि भाई पापा जब सशक्त हो गए, अर्थात राज्य जब सशक्त हो गया, तो उसने 3 प्रकार की सब्जियां बनानी चालू कर दी, ठीक। तो इसीलिए इसको गैर न्यायोचित बनाया गया, क्योंकि अभी राज्य बिल्कुल, भारत आप सोचिए आजाद हुआ था, आर्थिक व्यवस्था एकदम, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत नीचे थी, है ना, शैक्षिक स्तर बहुत नीचे, मुश्किल 10% लोग साक्षर थे उस समय तात्कालिक भारत में, है ना, सामाजिक स्थिति भी काफी खराब थी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इन सारे मूल अधिकारों को सरकार पर बाध्यकारी बना दिया जाता कि भाई आप दीजिए इन डीपीएसपी के पॉइंट को, तो अगर सरकार देने में अक्षम होती तो हर व्यक्ति कोर्ट चला जाता, तो सरकार कोर्ट में सिर्फ लड़ती रहती या कुछ कार्य करती। इसीलिए बोल दिया गया कि भाई ये राज्य को देना है, ये देना है,
कब? जब राज्य सक्षम हो जाएगा तब देगा। ठीक, यानी अगर नहीं दे पा रहा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो पूरी तरह से डीपीएसपी किसके ऊपर डिपेंड है? राज्य के ऊपर, कि जब राज्य सक्षम होगा तब वह अपने नागरिकों को ये डीपीएसपी प्रदान कराएगा। मूल अधिकार में चीज नहीं है, वो तो देनी ही देनी है, लेकिन डीपीएसपी में क्या है कि जब राज्य सक्षम होगा तब अपने नागरिकों को ये चीजें प्रदान कराएगा। अच्छा, जब आप विदेशों में देखते हैं ना, तो विदेशों में यही डीपीएसपी फंडामेंटल राइट बन चुके हैं। आप कभी सुनिए किसी वेस्ट के आदमी से, यूरोप के आदमी से, या अमेरिका के आदमी से, या कहीं मिलिए, तो बताते हैं कि बच्चों का फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक पूरा खर्चा जो है वहां पर माता पिता को नहीं देना पड़ता, राज्य को देना पड़ता है, सरकार उठाती है। कहते अच्छा है, हाँ तो अच्छा अपने यहाँ भी तो है? नहीं, अपने यहाँ तो सिर्फ प्राइमरी में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। हाँ, नहीं वहां पर 12th तक के लिए। अच्छा, इट्स वेरी गुड। तो हम हैरान हो जाते हैं। हाँ, और सारी बुक्स जो है वो स्टेट ही देता है। ठीक, बुक्स भी आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। आप पढ़िए, आपका सेक्शन फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुआ, आप अपनी बुक्स को डिपॉजिट कर दीजिए, फिर वही बुक्स जो अगली बार फर्स्ट क्लास में आएगा उसके काम आएगी। आपको सेकंड क्लास की बुक मिल गई, तो बुक्स भी वही प्रोवाइड कराते हैं, सारी चीजें। ठीक, इसके अलावा वहां पर सरकार राइट टू एम्प्लॉयमेंट, उनका फंडामेंटल राइट है रोजगार पाना। ठीक, सबको रोजगार प्रदान कराया जाएगा। अगर सरकार सबको रोजगार प्रदान नहीं करा पाती तो सबको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जब तक सरकार उनको रोजगार प्रदान नहीं करा पा रही है तब तक। ठीक, वृद्धों को जो है वृद्धा पेंशन सबको, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही दे दिया नाम मात्र का, नहीं, बिल्कुल जिससे उनके जीवन का स्तर एकदम ठीक ठाक रहे, अच्छा रहे। तो उनकी बेसिक नीड्स की जितनी भी चीजें हैं उनको दिया जाता है। तो हम लोग देख के हैरान हो जाते हैं, अच्छा जब तक नौकरी नहीं तब तक मतलब आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो सरकार का दायित्व है। तो हम लोग को आश्चर्य होता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी ये नहीं है, ये हमारे लिए डीपीएसपी है। तो विकसित राज्यों के लिए जो मूल अधिकार का दर्जा पा चुके हैं, हमारे लिए वो अभी डीपीएसपी है। ठीक, तो जब हमारा राज्य, जब भारत जो है हमारा राज्य, हमारी सरकार जो है जिस दिन कैपेबल हो जाएगी उस दिन ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट में बदलेगा, और बदले भी हैं। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो देखिएगा कितने डीपीएसपी जो शुरुआत में राज्य के ऊपर ये थे कि जब आप तुम सक्षम होना तब देना राज्य को, वो अब क्या हो चुके हैं, अब हमारे मूल अधिकार में परिवर्तित हो चुके हैं। सरकार ने उनमें काफी सारी चीजों को कर लिया। वो क्या है अभी हम देखेंगे। ठीक, तो ये हमने देखा डॉक्टर BN राव ने इसको किस किस प्रकार से सारी चीजें। ठीक, अब हम आते हैं अनुच्छेद 36 पे। ठीक, तो अब हम अपनी इसकी जो है डीपीएसपी को समझना, यानी इसके भवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक जो कि फंडामेंटल राइट है, उसको हम लोग ने जो है डिस्क्राइब किया। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 36 के बारे में। अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। ठीक, तो अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। यानी इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा बताई गई है वही भाग 4 में भी लागू होगी। तो क्या राज्य की परिभाषा थी? सिंपल, राज्य के लिए हमने समझा था मूल अधिकारों में जो पहला अधिकार था हमारा अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में समझा था कि राज्य जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बनता है। एक केंद्र सरकार और संसद, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। सेकेंड वन इज स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। थर्ड वन इज आवर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, हमारी स्थानीय संस्थाएं, यानी जिसमें ग्राम पंचायतें, शहरी निकाय, इन सब सारी चीजें आती है ना। अर्बन लोकल बॉडीज और जो है रूरल लोकल बॉडीज, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, ग्राम पंचायतें और शहरी निकाय। और चौथा हमारे अन्य प्राधिकरण है ना, जिसमें गवर्नमेंट की कंपनीज है ना, रेलवे, केस्को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारा अनुच्छेद 12 को हम लोगों ने डिटेल में समझा था। एज इट इज वही परिभाषा अनुच्छेद 36 की। तो अनुच्छेद 36 ये बात होता है सिंपल, यानी जो अनुच्छेद 12 में परिभाषा थी राज्य की, सेम वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी राज्य की दी जाएगी। क्यों रखा गया अनुच्छेद 12 में भी वही राज्य की परिभाषा और फिर वही चीज, सेम चीज हमने 36 में क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको लिखा है ना, संविधान राज्य से बात कर रहा है, तो फिर आपको बताया गया है
कि भाई राज्य क्या है जान लो, भूलना नहीं। जो मूल अधिकार में जिस राज्य से बात हो रही है, सेम संविधान यहाँ पर भी उसी राज्य से बात कर रहा है कि भाई ये चीजें तुमको देनी है, सुन लीजिए राज्य, ठीक। हाँ, लेकिन जब तक कैपेबल हो गए तब तक कोई परेशान नहीं करेगा। अगली चीज आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंध को न्यायालय से लागू, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इस भाग में दिए गए उपबंध को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय एनी कोर्ट, ठीक। लागू नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं लागू कराया जा सकता, इस पे हमने विस्तृत चर्चा अभी की है, ठीक। आर्टिकल 37 की क्यों नहीं करा सकते, इसीलिए क्योंकि जब देश का राज्य स्वतंत्र हुआ तो भारत अभी, या हमारा राज्य अभी इतना सक्षम नहीं था कि इन सारे जो है नीति निषेध तत्वों को उसी समय अनिवार्य रूप से दे सके। इसीलिए संविधान ने राज्य को छूट दी कि देखिए आपको कोई परेशान नहीं करेगा, न्यायालय भी आप पे प्रेशर नहीं बनाएगा, आप अपना विकास करिए, आप अपना आर्थिक विकास करिए, आप अपना सामाजिक विकास करिए और आप अपना शैक्षिक विकास करिए। जिस दिन आप सक्षम हो उस दिन आप नागरिकों को दे दें, ठीक। तो कोई जो है आप पर प्रेशर नहीं, ठीक। लेकिन हाँ, इसके साथ एक चीज और जोड़ी गई कि भले ही न्यायालय द्वारा ना लागू कराया जाता हो, जो मैंने आपको बताया, फिर भी इसमें दिए हुए जो तत्व हैं वो शासन और विधि निर्माण के अनिवार्य तत्व में है ना। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व शासन के विधि निर्माण के अनिवार्य तत्व है ना। यानी राज्य जब आपके विधि निर्माण के अनिवार्य, यानी राज्य जब आपके और हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाएगा तो उसमें इस चीज को ध्यान रखा जाएगा। और न्यायालय भी देखता है कि भाई इन तत्वों का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया, है ना। तो ये मूलभूत तत्व है ना, जिनको होना ही होना है, क्योंकि राज्य का एक कर्तव्य है कि पॉलिसी में इन चीजों को रखे। क्यों? क्योंकि पहली चीज वही लोक कल्याणकारी, क्योंकि सरकार का मूल दायित्व या मूल कर्तव्य तो लोक कल्याण की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की है। तो जब इन चीजों को आप डालोगे तभी तो लोक कल्याणकारी राज्य की नीतियां बनेंगी, ठीक। भले ही आप पूरी तरह से जब भी आप सक्षम हो देना, लेकिन इनके तत्व होना चाहिए, इनकी महक, इनकी खुशबू, इनका जायका जो है उस नीतियों में जो आप हमारे यानी कि जो नागरिकों के लिए बना रहे हैं उसमें उनको डीपीएसपी के जो अनिवार्य तत्वों का जायका है या खुशबू वो महसूस होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब इसी में अपने अगले चरण में आते हैं। आई होप आर्टिकल 36 और 37 आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है परेशानी की बात नहीं है ना, आसानी से समझ में आएगा। अगला अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 ये क्या बात करता है? आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, है ना, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याण मतलब जनता की कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लोक कल्याण किसके लिए? देखिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, है ना। सरकार का हमेशा हर क्षण यही उद्देश्य होना चाहिए, लोक कल्याण की वृद्धि। पर कैसे की जाएगी? इसके लिए जनता को, भाई हमारी आपकी कैसे होगी कल्याण कैसे होगा? जब हमको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों प्राप्त हो जाए। भाई अगर आपको सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस तीनों प्राप्त हो जाएंगे, फिर बचा क्या व्यक्ति के जीवन में? यही तो तीन चीजों के लिए लड़ाई हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति सरकार से भी यही चाहता है और अपने आप में अपने जीवन को जो उसने कुरुक्षेत्र बनाया हुआ है और हर व्यक्ति अपने जीवन का जो अर्जुन बना है वो इन्हीं तीनों चीजों के लिए तो है कि हम सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर सके, समाज में हमारा एक स्थान है ना। आप
हम सब जिस लिए प्रत्येक क्षण प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक, क्यों करते हैं? कि सामाजिक न्याय, समाज हमें न्याय दे, जिस लिए हम योग्य हैं, हमें वो यथोचित स्थान प्राप्त हो, ठीक। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस भी मिले हमें, हमारी जितनी पूर्ति आवश्यकताओं की, उसको हम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, और राज्य भी हो। यहाँ राज्य से भी बात हो रही, यहाँ तो राज्य से ही बात हो रही, प्लस मैं इसके साथ एक व्यक्ति के रूप में भी जोड़ के देख रहा हूँ। और राजनीतिक न्याय, है ना, हम क्या चाहते हैं? सरकार जो है जिस लिए चुन कर आई है वो हमें पॉलिटिकल जस्टिस दे, ठीक, और हम कभी अगर राजनीतिक न्याय चाहे तो हमें भी प्राप्त हो। तो इन तीनों न्यायों को देते हुए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, यही जो है सरकार का यानी राज्य का दायित्व है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। यानी आर्टिकल 38 क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 38 बोल रहा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रदान करते हुए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा तथा आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं में जो असमानताएं हैं उनको खत्म करेगा। यानी किसी व्यक्ति की जो आय के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर या अवसरों में अगर कोई असमानता है तो उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। तो पूरा फोकस है सामाजिक न्याय और आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय जैसे जब देश आजाद हुआ ये चीज क्यों रखी गई? हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। काफी लोग जो हैं हमारे ही देश के, मैंने आपसे बोला था कि देश में और राष्ट्र में जो है एक अंतर होता है। देश एक भौगोलिक सीमा का संकेतक होता है ना, एक भौगोलिक सीमा का परिचायक होता है, जो एक फिजिकल बाउंड्री है ना। अगर आपसे बोला जाए कि आप कंट्री को कैसे डिफाइन करोगे, तो जिस भी कंट्री की एक फिजिकल बाउंड्री है ना, लैंड बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, दैट इज नोन एज कंट्री, ठीक। परंतु नेशन क्या होता है? व्हाट इज नेशन? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र हमारे और आपसे बनता है। राष्ट्र का निर्माण एक नागरिकों के द्वारा होता है। एक नागरिकों के प्रयास से एक राष्ट्र वह सब कुछ पा सकता है जो वह चाहता है, ठीक। तो हम और आप मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। देश का निर्माण तो सिर्फ जो है फिजिकल बाउंड्री से एक रेखाएं खींचने से हो जाता है, लेकिन राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र आपके हमारे एफर्ट से बनता है, ठीक। तो जब तक ये नहीं प्रदान करेंगे तब तक वास्तव में वो नागरिक नहीं होगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में काफी बड़ा वर्ग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से, तीनों रूप से पिछड़ा था। इसमें मोस्ट प्रोबेबली था सामाजिक और शैक्षिक। आर्थिक से तो था ही, आर्थिक की तो स्थिति भारत में तकरीबन 95% जनसंख्या की बड़ी दयनीय थी, ठीक। लेकिन इसके बावजूद, आर्थिक रूप से पीछे होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से अग्रणी थे। परंतु एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा था, ठीक। आर्थिक रूप से भी था। तो सरकार को उसके लिए क्या करना है? उसको सामाजिक न्याय देना है, उसको आर्थिक न्याय देना, उसको राजनीतिक न्याय, सभी, ठीक। तो सरकार ने इसके बड़े प्रावधान किए। मैंने आपको आर्टिकल 15(2) बताया था, है ना। 15(2) आर्टिकल 15 पहली चीज कि राज्य किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने इस आधार पर कोई भेदभाव किया तो एक तरह से आपने उसको सामाजिक न्याय नहीं दिया, है ना। तो देखिए जो डीपीएसपी में बात की गई है, ठीक, कि न्याय प्रदान करेगा, वो हमारा फंडामेंटल राइट है वहां पर। लेकिन है क्या? यहाँ तो आपने लिख दिया इन चीजों में नहीं करेगा, ठीक। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसको और गहराई तक जाने के लिए इसको डीपीएसपी में भी रखा गया, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर प्रारंभ में राज्य के लिए कैपेबल नहीं था कि सभी को, है ना, कि एक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर पाए। धीरे धीरे जब कैपेबल होंगे तो वो सारी चीजें प्रदान होंगी। तो आज राज्य सक्षम हो रहा है तो सारी चीजें कर रहा है, ठीक। अगला अनुच्छेद 39 पर आते हैं, आर्टिकल 39। राज्य, आर्टिकल 39। राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। राज्य स्टेट प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री को समान रूप से
जीविका के साधन, यानी कि जीविका के साधन मतलब उसको रोजगार, उसके जीवन यापन के लिए के साधन उपलब्ध कराएगा। ठीक, साधन उपलब्ध कराएगा। भाई पुरुष हो चाहे महिला, सबको राज्य समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। भाई जिसके यहाँ पुरुष है उनके यहाँ तो पुरस्कार करने जाएंगे, लेकिन मानिए अगर किसी महिला के बच्चे छोटे हैं और उस महिला के पति का देहांत हो चुका है ना, और उन छोटे बच्चों के पिता का देहांत हो चुका है, तो अब घर चलाने की जिम्मेदारी जो है पूर्ण रूप से उस महिला के ऊपर आ गई है ना, अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए, है ना। तो अब ऐसी परिस्थिति में वो महिला काम करने के लिए निकलेगी। अब मानिए अगर कोई महिला शिक्षित नहीं है तो वो किस में काम करने जाएगी? वो गैर संगठन काम करने जाएगी। आपने देखा होगा जब कभी किसी घर का या बड़ी बड़ी बिल्डिंग से निर्माण हो रहा होता तो वहाँ पर पुरुष और महिला दोनों मजदूर लगे होते हैं, है ना। अब मानिए वो काम कैसा है? फिजिकल पावर का काम है ना, और शारीरिक शक्ति का काम है। तो अब वहाँ पर अगर कोई जाए तो ज़्यादा लोग किसको प्रेफर करेंगे? मेल उसको, है ना, मेल उसको प्रेफर करेंगे। या कल्पना करिए आज से 70-75 साल पहले, ठीक, आज से 2021 में तुलना ना करिए, आप सीधा जाइए 1947 में जब देश आजाद हुआ था, ठीक, या 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था, ठीक, एक बार विजुलाइज करिएगा उस समय। आज से चूंकि देश बहुत विकास हो चुका है, उस समय अगर किसी महिला के ऊपर ऐसी कोई विपदा पड़ जाए, ठीक है, देखिए ये जो चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, किसी महिला से किसी पति का चले जाना, है ना, किसी माँ से असामयिक उसके बेटे का चला जाना, है ना, किसी छोटे बच्चों से उसके पिता का चला जाना, ठीक, ये दुख होता है। ये कौन सा दुख है? ये ऐसा दुख है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, अपूर्णीय क्षति होती है ना। संघर्ष में और दुख में अंतर होता है। अक्सर हम संघर्ष को दुख का नाम दे देते हैं, है ना। संघर्ष अलग होता है। लोग तैयारी करने जाते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10, लास्ट अटेम्प्ट में किसी का सिलेक्शन हो रहा होता है ना, 6-6, 7-7, 8-8 साल एक ही कमरे में रह के, वो दुख नहीं है, वो संघर्ष है। दुख क्या होता है? दुख वो होता है जिसकी क्षतिपूर्ति ना हो पाए, है ना। किसी महिला से उसके पति का असामयिक चले जाना, ठीक, किसी बच्चों से उसके पिता का छिन जाना, ये दुख है। अपूर्णीय क्षति इसको हो नहीं सकती। तो आप कल्पना करिए आज से 70-75 साल पहले जब किसी महिला पे ऐसी विपदा है तो वो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए घर से कदम बाहर निकालती, तो एक तो सामाजिक रूप, अगर निकल के चली भी जाती तो क्या उसको कोई कार्य देता? ना कहीं तब उस समय कारखानों में इतना उचित काम महिलाओं को मिलता था, ना बाकी सारी चीजों में। क्यों लोग कहते हैं ऐसा? अब इस आधार पे कोई कोर्ट नहीं जा सकता था कि भाई आपने तो बोला था प्रत्येक पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएंगे। ये डीपीएसपी में था, अभी राज्य को बढ़ना था, है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते थे कि भाई हम आपको ये प्रदान कराएंगे। लेकिन धीरे 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 आज 75 वर्ष बाद कैसी स्थिति है, अगर एक वैकेंसी निकलती है तो क्या उसमें ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही एलिजिबल है? नहीं, पुरुष और महिला दोनों को वो चीज़ दी जाती है ना। तो दोनों को जीविका के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ इसमें एक चीज़ है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। भाई अगर स्त्री पुरुष समान कार्य कर रहे हैं, स्त्री पुरुष को समान कार्य का, पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा, है ना। ये उस समय डीपीएसपी में के लिए वेतन प्रावधान भाई तब ऐसा संभव नहीं था। मानिए कोई गया तो बोल दिया गया भाई ठीक है चलो आई हो काम कर लो, भाई महिला हमारे यहाँ ईटा ढोना है ढोलोगी, बोल दिया गया। उस महिला ने कहा हाँ हम साथ ढोलेंगे, ठीक, अच्छा ठीक है चलो काम कर लो। तो कितना साथ देंगे? तो देखो भाई हम वैसे तो पुरुष को रखते, लेकिन अब तुमने अपनी स्थिति बताई तो हम तुमको रख ले रहे हैं, हम 70 रुपये ही दे पाएंगे। साहब ऐसा न करिए, आप उनको तो 100 रुपये दे रहे हैं। अब इस आधार पर कोई कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक, क्योंकि डीपीएसपी में चीज़ें फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक। लेकिन अब 70-75 साल बाद अब देखिए राज्य सक्षम हो गया। आज चाहे आप लोकल छोटे कारखानों में चले जाइए या फिर सरकारी नौकरी में तो आप छोड़ दीजिए बात, प्राइवेट इंडस्ट्री में चले जाइए, है ना, प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, इवन आप एक प्राइवेट वर्कशॉप तक में चले जाइए, वहाँ पर लेडीज जेंट्स जो भी काम कर रहे हैं अब सबको समान वेतन मिलता है समान कार्य के लिए। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि नहीं आपको कम देंगे, ठीक। क्यों?
क्योंकि ये तब डीपीएस में था कि राज्य ऐसा प्रावधान करेगा। अब काफी ऐसे एम्प्लॉयमेंट फंड या एम्प्लॉयमेंट्स यानी जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट के द्वारा ये कानून बना दिया गया है, ठीक, कि भाई महिला पुरुष जो काम करेंगे उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक। तब नहीं रखा गया था, तब ये डीपीएसपी था, लेकिन धीरे धीरे विकास होते होते आज क्या हो गया, ये कानून का दर्जा पा चुका है ना। तो सरकार ने तब नहीं किया, लेकिन अब 2021 में है ये। अब किसी को इस आधार पर कम वेतन नहीं दिया जा सकता। इस स्कूल में देखिए, अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पुरुष और महिला दोनों फिजिक्स के टीचर है, डिस्क्रिमिनेशन इनकम में हो सकता है। कैसे? मानिए कोई मैथ्स का टीचर है, ठीक, और कोई आर्ट का टीचर है, तो हो सकता है दोनों की सैलरी में अंतर हो। या फिर कोई जूनियर विंग का टीचर हो, प्ले ग्रुप की कोई टीचर हो, और कोई 11th क्लास के टीचर हो, ठीक, वहां पर सैलरी का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। क्यों? भाई आपको प्ले ग्रुप को पढ़ाना है, अब प्ले ग्रुप में जिस टीचर को बच्चों को पढ़ाना है और जो 10th या 12th तक के बच्चों को पढ़ा रहा है टीचर, मेल या फीमेल, उनके और उनके उसमें तो अंतर होगा ही मेहनत में। भाई उनकी मेहनत ज्यादा पड़ रही है, फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री पढ़ा रहा है कोई, और कोई प्ले ग्रुप में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये तो होता है। लेकिन अगर 9 से 12 तक के जो सीनियर क्लासेस होती हैं, वहां पर कोई मैम या कोई सर, है ना, मानिए कोई मैथ 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में मैम मैथ पढ़ाती है, एक सेक्शन में सर मैथ पढ़ाते हैं, तो वहां पर इनकम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। दोनों सीनियर विंग के दोनों मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अब ये चीजें जो है एक कानून का दर्जा पा चुकी हैं। तब जो डीपीएसपी में ये था कि जब होगा तो प्रावधान किया जाएगा। तो आर्टिकल 39 इसी की बात करता है। इसी में एक और चीज को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, विच इज नोन एज आर्टिकल 39A, ठीक, आर्टिकल 39A। तो 39 को देखा, स्त्री पुरुष सभी को समान का एक तो सभी को जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। तो राज्य प्रयासरत है और आज प्रयास कर रहा है। देखिए, एक साथ एक फैक्ट्री में पुरुष और महिला दोनों काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए जगह खाली होती है दोनों को मिलता है, दोनों को मेहनत का उतना पैसा मिलता है। टीचर्स अगर होते हैं तो दोनों, अगर मैथ्स के टीचर है दोनों को इक्वल सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ कि मेल टीचर है, कुछ लोग बोल देते हैं अरे मैथ्स टीचर लड़के जो है मैथ्स ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। अक्सर समाज में जब हम छोटे थे तो अक्सर जो है हमारे दादाजी लोग जो ऐसे बोल देते थे लड़के मैथ्स जो है वो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां IIT नहीं बीट कर रही हैं, तो कितनी लड़कियां IIT कॉम्पिटिशन निकाल रही हैं। वो अब चूंकि उनकी पीढ़ी ऐसी थी उस हिसाब से बोल रहे थे, आज ये नहीं बोला जा सकता, ठीक। तो चीजें समाज जो है बदल गई। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A क्या है? इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें लिखा गया कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सभी को प्रदान की जाएगी, सबको समान न्याय, और अगर किसी के पास अपना वकील नहीं है तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता राज्य प्रदान करेगा, ठीक। भाई मैंने आपको फंडामेंटल राइट में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जाते हैं तो सामान्य दंड विधि के अधीन, है ना, प्यूनिटिव के तहत, तो 4 चीजें होती हैं, 3-4 चीजें। पहला तो आप जाएंगे तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, पुलिस बताएगी, वारंट, ठीक। फिर अगर आप उसको गिरफ्तार करके ले गए तो उसको ये अधिकार है कि अपनी मर्जी के, अपनी इच्छा से उसके जो भी उसके लॉयर हो, विधिवेत्ता हो, अधिवक्ता हो, उनसे सलाह या परामर्श करने का उसका अधिकार है, ठीक। तो लॉयर से कर सकता है। लेकिन अब किसी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि भाई वो किसी लॉयर को अपॉइंट कर सके, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? तब तो जो अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 38 में लिखा था लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिलेगा, तो उसको फिर तो न्याय नहीं मिल पाएगा, उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो वकील रख सके। तो सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको डीपीएसपी में जोड़ा था, परंतु आज जो है ये सरकार जब सक्षम हो गई तो आज इसको एक तरह से फंडामेंटल राइट पे कन्वर्ट करा दिया गया। तो अगर किसी व्यक्ति के पास, भाई जो सक्षम है वो अपनी मर्जी का, अपनी पसंद के लॉयर को जो है वो अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको सरकार लॉयर उपलब्ध कराती है, सरकारी वकील, ठीक, वो उसके लिए केस लड़ता है, ठीक। तो लॉयर सबको मिलेगा। अगर आप सक्षम है तो आप अपना पसंद का कोई पर्सनल लॉयर रख लीजिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है पैसा, आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट, तो सरकार आपको वकील उपलब्ध कराएगी, जिसको हम साधारण भाषा में सरकारी वकील कहते हैं, ठीक। ये हुआ आर्टिकल 39A। अब आते हैं अगले अनुच्छेद
40 पर, आर्टिकल 40। ठीक, आर्टिकल 40 में चर्चा है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाए या उनका गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक, तो ये गांधीवादी सिद्धांत था, है ना। आपको पता है गांधी जी हमेशा से बोलते थे, और सत्य भी था, कि भारत गांव में बसता है ना। आज 2021 में भी देश की कुल तकरीबन 68 से 70% आबादी 68 पॉइंट समथिंग है। हम मोटे मोटे स्वरूप में राउंड फिगर में 70% अगर मान लें तो आज भारत की अभी भी 2021 की बात कर रहा हूँ, 70% आबादी कहाँ निवास करती है? गाँव में। ठीक, तो जो शहरी भारत है वो आज भी 30% के आसपास है ना। 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है। तो गांधी जी बोलते थे कि भारत गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो जब तक उस आत्मा को तृप्ति नहीं होगी तब तक कोई कार्य सही जो नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि आप सांसद, ये संसदीय व्यवस्था है ना, आपने सांसदों का चुनाव रखा, आपने राज्य सरकारों को बनाया, जब तक आप ग्राम पंचायतों को नहीं बनाएंगे तब तक वो विकास या वो जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है उसकी आखिरी बूंद नीचे तक नहीं आएगी। कहते हैं विकास का मतलब क्या होता है? जब तक वो नीचे तक, सबसे निचले व्यक्ति तक ना पहुंचे, है ना। समाजवाद यही तो है कि सब इक्वल हो, नीचे ऊपर सब समान रूप से हो। तो गांधी जी का कहना था कि जब तक व्यक्ति की आत्मा तृप्त नहीं हुई, चूंकि भारत जो है गांव में बसता है, तो गांव में जब तक ये विकास नहीं पहुंचेगा, गांव में जब तक आप लोगों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्षम नहीं बनाएंगे, तब तक फिर आप जो है आपका ये लोकतंत्र और बाकी सारी चीजें अधूरी हैं। ठीक, तो अब चूंकि जब देश आजाद हुआ तो एकदम से ग्राम पंचायतों का गठन तो कर नहीं सकता था, बहुत लोड पड़ जाता, हम तो वैसे ही सक्षम नहीं थे, है ना। राज्य सरकार, विधायकों की फंडिंग इतनी कम थी, सांसदों की फंडिंग इतनी कम थी, है ना। तकरीबन आप सोच लीजिए 1757 बैटल ऑफ प्लासी में से माना जाता है कि अंग्रेज जो है उनका शासन स्थापित होना चालू हुआ। आ तो बहुत पहले गए थे, है ना। आ तो वो जो है अंग्रेजों के समय से, सॉरी अकबर के समय से उनकी एंट्री होना चालू हुई थी, लेकिन तब प्रभावी नहीं थे। प्रभावी कब हुए? 1757 बैटल ऑफ प्लासी से, और बक्सर के युद्ध के बाद तो बिल्कुल ही भारत उनकी गिरफ्त में आ गया। तो अगर आप 1757 से भी जोड़ के देखें तो तकरीबन मोटा मोटा 190 साल हो गया, है ना। 200 साल के अराउंड, है ना, 190 ईयर्स निकल कर आया। ठीक, तो आप समझ लीजिए 200 साल की गुलामी इनकी हो गई। ठीक, और तकरीबन अगर आप 1206 से, जब से दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और 1206 से 1947 को जोड़ लें तो 190 साल ये और तकरीबन 300-350 साल ये, तो तकरीबन 550-600 साल की गुलामी के बाद जो है हम आजाद हुए। 600 साल, आप समझ सकते हैं, 606 शताब्दियां बीत गई हमारी गुलामी करते करते। तो उसके बाद जब आजाद हुए, हमारा शोषण हुआ, है ना, सबने लूटा। ठीक, लूट लूट के जो है हमारे धमनियों से रक्त को जो है निकाल दिया इन्होंने। सिर्फ हाड़ मांस के पुतले के रूप में लोग खड़े थे। आर्थिक अर्थ रूप का, यानी आर्थिक व्यवस्था रूप का जो रक्त था आपकी हमारी धमनियों में, वो तो देश अगर मानिए एक शरीर है तो उसकी धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है वो अर्थ का होता है। आर्थिक विकास ही जो है उसका रक्त होता है, उसको तो निकाल लिया गया था, है ना। अंग्रेजों ने बहुत दुर्दांत तरीके से उस रक्त को निकाला, है ना। तो अब उस पर होते ही अगर ग्राम पंचायतों का लोड डाल दिया तो सरकार सक्षम ना होती। इसीलिए ग्राम पंचायतें कितनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी उनको डीपीएसपी में रखा गया था कि भाई सरकार पे प्रेशर ना बढ़े। ठीक, तो गांधी जी का विचार था, बिल्कुल सही था, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसको डीपीएसपी में रखा गया कि राज्य जब सक्षम होगा तो करेगा। और उस समय ये डीपीएसपी में, भाई डीपीएसपी में तो आज भी है, मतलब जब संविधान में इसको अनुच्छेद 40 में इसीलिए रखा गया कि भाई राज्य जब सक्षम होगा तो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, क्योंकि गांधी जी का भी यही मानना था कि भारत गांव में बसता है और ग्राम पंचायतों का गठन आवश्यक है ना। क्योंकि चोल काल से लेकर अभी तक ग्राम पंचायतों का महत्व बड़े विस्तृत रूप में रहा। तो बाद में 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत आपको पता है हमने क्या कर दिया, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया।
73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 11वीं अनुसूची बना दी हमने, है ना। आर्टिकल 243 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है। 29 प्रकार के कार्य जो हैं वो ग्राम पंचायतों को सौंपे गए। ठीक ठाक फंडिंग होती है, अच्छी खासी, है ना। प्रधानों का, ग्राम पंचायतों का काफी रोल होता है, काफी विकास के कार्य हो रहे हैं। आज हम अपनी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें भारत सरकार सबसे ज्यादा फंडिंग करती है, मनरेगा, ठीक, उसको भी ग्राम पंचायतों के द्वारा ही संचालन हो रहा है। और जो अभी हम लोगों ने आर्टिकल 39 में पढ़ा कि राज्य स्त्री और पुरुष सबको जीविका के समान साधन उपलब्ध कराएगा और समान कार्य के लिए समान वेतन, जो तब मैंने आपसे बताया ना 39 में कि डीपीएसपी था कि जब होगा सक्षम तब देंगे, तो क्या दे नहीं रहे। मनरेगा के द्वारा लोगों को, स्त्री और पुरुष दोनों वहां पर काम कर रहे हैं, तो दोनों को जीविका के साधन उपलब्ध कराए सरकार ने। और स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। वहां मजदूरी का ही कार्य होता है मनरेगा में, है ना। रोड पिच होना, तो उसमें गड्ढा करना, तालाब का बनना, स्कूल में लगा देना वहां के ही लोगों को। तो महिला पुरुष दोनों कार्य करते हैं और दोनों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो और मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी तब जिसको बोला था देंगे वो आज कानून बन गया है। तो चाहे मनरेगा हो 39 के लिए, चाहे ग्राम पंचायत हो, वो भी कानून बन चुका है कि अगर राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव सही समय पर नहीं कराएगी तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। तो प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि 5 साल पर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए ही कराए। अगर नहीं कराया तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। तो कोई नहीं चाहता, कानूनी दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो तब जो हमारे लिए स्वप्न था, आज वो हकीकत में परिवर्तित हो चुका है, ग्राम पंचायत। ठीक, चलिए इसी प्रकार अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41, ये क्या बात करता है। आर्टिकल 41 कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार की बात करता है। कुछ दशाओं में, भाई ये डीपीएसपी में रखा गया था, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार की बात करता है। तो आइए देखते हैं किन लोगों को और किन दशाओं में ये काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त हो सकती है। देखिए, राज्य का ये मानना है कि भाई राज्य अपने आर्थिक साधनों और विकास के अनुसार अपने जितने हमारी इकोनॉमिक, राज्य हमारी, मतलब मैं जब राज्य की बात जब करूं तो आप सरकार समझिएगा, है ना, चर्चा में। तो राज्य जब सक्षम होगा, उसके जितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे, है ना, और अपने विकास के अनुसार, अपनी विकास की सीमाओं के भीतर उसका ये प्रयास रहेगा कि सभी नागरिकों को, है ना, राज्य का अपने आर्थिक साधनों और अपने विकास की सीमाओं के भीतर उसका हमेशा प्रयास रहेगा कि उसके जो भी नागरिक हैं उनको उनके उचित ज्ञान या उनकी उचित योग्यता के आधार पर उनको रोजगार प्रदान कराएगा। मतलब जो जितना एलिजिबल है। अब मानिए कोई लड़का बीटेक कंप्यूटर साइंस पे किया हुआ है, तो उसको मनरेगा में मजदूरी तो करा नहीं सकते, क्या वो उसके साथ न्याय होगा? नहीं, वो उसकी योग्यता नहीं है। उसकी योग्यता किसी अच्छी आईटी कंपनी में जाकर एक अच्छी जॉब करने की, राइट, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, ठीक, या स्किल्ड भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है और कुशल कारीगर भी नहीं, कुशल से मतलब जब उसको कोई चीज नहीं है, जैसे इलेक्ट्रीशियन होता है, तो इलेक्ट्रीशियन को आप देखेंगे मजदूरी करते हुए। इलेक्ट्रीशियन एक स्किल्ड लेबर है, तो कहीं जाएगा, किसी क्या बिजली के खंभे पे चढ़ेगा या किसी क्या करेगा और तुरंत आएगा। आप देखिए स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर में कितना अंतर होता है। एक मजदूर पूरा दिन सवेरे 8 बजे से शाम के 6 बजे तक कार्य करता है, ठीक, और कार्य करने के पश्चात जैसे उसकी 400 रुपये या 500 रुपये मजदूरी वो लेके चला जाता है, ठीक, सारे काम 8 से 5 बजे तक, 7, 8, 9 घंटे। लेकिन इलेक्ट्रीशियन आता है और आप क्या लाइट चली गई, आपने इलेक्ट्रीशियन को फोन किया, वो आया, उसने वो किया और तुरंत बोला 15 मिनट में सही करके 300 रुपये लाइए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे भैया 5 मिनट का तो काम था, 300 रुपये किस बात की? तो बोलता मैडम यस सर, आप खुद ही कर लेते, ये अगर इतना आसान था तो 10 मिनट का काम। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड है, उसको वो आता है जो हमें नहीं आता,
तो वो काम नहीं करेगा। उसको अगर ये काम कराया जाएगा तो उचित नहीं होगा। उसका काम है कि भाई किसी उसको उसके योग्यता के अनुसार काम मिले, लेकिन कोई नॉन स्किल्ड है तो उसको उसके हिसाब से काम मिले। तो राज्य ने बोला कि भाई देखिए, हमारे जितने आर्थिक साधन हैं और जितनी हमारी विकास की सीमाएं हैं, उसके भीतर जो आदमी जिस योग्य होगा हम उसको रोजगार प्रदान कराएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनकी दशाएं सही नहीं है, उनके लिए राज्य उनको स्पेशल हेल्प कर सकता है, उनको सारी चीजें प्रदान कराएगा, काम भी प्रदान कराएगा, उनको शिक्षा भी प्रदान कराएगा और उनको रोजगार भी प्रदान कराएगा। किन किन लोगों को तो और किन किन स्थिति में? तो कुछ लोग हैं। सबसे पहला बेकारी। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए राज्य कुछ प्रावधान करेगा। मैंने आपसे बोला जब डीपीएसपी में कि विकसित राज्यों में जो चीजें मूल अधिकार हो गई हैं, हमारे लिए वो भी डीपीएसपी है। तो राज्य ने लिखा कि अगर कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, ठीक, तो बेकारी या बेरोजगारी, सरल भाषा में सही बताऊं तो दोनों एक ही है। अगर कोई बेरोजगार है ना तो समाज के लिए वो बेकार ही है। मैं सच बता रहा हूँ, वो जितना योग्य हो, लेकिन अगर बेरोजगार है तो विश्वास मान लीजिए वो बेकार है। ठीक, समाज, ये कटु सत्य है, समाज जो है आपकी योग्यता नहीं, आपकी सफलता के आधार पर आपके मानक को तय करना लगता है। हालांकि जो योग्य है वो सफल हो गए, लेकिन अगर वो लेट हो जाता है, ठीक, तो फिर बाकी सारी चीजें उसमें जाना नहीं। तो अगर कोई बेरोजगार है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? अभी राज्य सक्षम ही नहीं हो पाया कि बेरोजगार के लिए हर स्थिति में कार्य करें। लेकिन कुछ कुछ प्रावधान ऐसा नहीं कि नहीं किए गए, है ना। उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो लोगों के पास नौकरी नहीं थी, ग्रेजुएट जो लोग थे, उनको जो है बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा था। ठीक, इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जब उसमें अखिलेश यादव जी थे, तो उनके समय में बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी की सरकार दे रही थी। वो उसको कुछ समय देने के बाद बंद कर दिया गया। अब लोग इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते थे, ठीक, कि भाई इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया और फिर हमको बंद कर दिया, हमारे पास नौकरी नहीं है। तब तो उन्होंने बोला कि भाई जिनके पास रोजगार ना हो वो भरे, हम उनको जो है 1000 रुपये प्रति माह का भत्ता देंगे। और उन्होंने बंद कैसे कर दिया? ठीक, नहीं जा सकते, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो डीपीएसपी है। राज्य को अगर लगेगा वो सक्षम होगा तो देगा। राज्य को उसमें लगा कि हम दे सकते हैं, 2 महीने बाद लगा इसका लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा है, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष तक दिया था उन्होंने, 1 वर्ष बाद लगा कि लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा है और हम इसको सहन नहीं कर सकते, तो उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। कई बार ऐसा होता है, राज्य जो चीजें पिछली सरकार कोई अगर भत्ता या पेंशन या कुछ ऐसा लेकर आ रही होती है, इसकी अगली सरकार आके उसको मना कर देती है, तो कोई जा नहीं सकता इस आधार पर कि भाई ये क्या, ये तो दे रहे थे, उन्होंने कैसे बंद कर दिया, क्योंकि वो आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। राज्य जब जब सक्षम होगा वो डीपीएसपी, और डीपीएसपी आर्टिकल 37 में क्या बोला गया? न्यायालय के दायरे से बाहर है। तो आप जैसे ही जाएंगे कोर्ट बोलेगा भाई साहब ये डीपीएसपी में है। आपको पता नहीं है क्या कि राज्य जब सक्षम होगा तभी आपको प्रदान करेगा। तो जब राज्य कैपेबल होगा तो आपको देगा। अभी उसे लग रहा था उसने दिया नहीं है तो नहीं दे पा रहा है, फिर होगा फिर देगा। ठीक, तो ये तो सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन करके पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। दूसरा बेकारी, दूसरा बुढ़ापे की स्थिति में, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, ठीक, तो कैसे अपना जीवन यापन करेगा? तो बूढ़े व्यक्तियों के लिए वृद्धा पेंशन की आज की गई है। आज अधिकांशतः भारत के राज्यों में भारत सरकार द्वारा भी और राज्यों द्वारा भी जो है वृद्धा पेंशन दी जा रही है। ये क्यों? देखिए, तब ये डीपीएसपी था, आज इसको सरकार सक्षम हो गई तो वृद्ध लोगों को पेंशन दे रही है, विधवाओं को भी पेंशन देती है ना। उनकी स्थिति नहीं है, अगर कोई विधवा है, विधवा पेंशन भी दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक, और वृद्धा पेंशन भी दी जा रही है। तो वृद्धा विधवा पेंशन सरकार ने तब रखा था, शुरू से नहीं था, अब पिछले 4-5-6 वर्ष से राज्य दे रहे हैं। राज्य जब इतना कैपेबल हो गया है तो फिर उसने पेंशन देना इस स्थिति में चालू कर दिया। तो बेकारी, बुढ़ापा यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक, बीमारी की स्थिति में, अगर कोई व्यक्ति सिक है, बीमार है, उस स्थिति में भी राज्य जो है उसको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक, और चौथा जो है वो है असमर्थता, यानी अगर कोई व्यक्ति अनकैपेबल है, तो आज जिसको आप साधारण भाषा में विकलांग बोलते थे, अब जिन्हें दिव्यांग बोला जाता है।
तो दिव्यांगों को भी जो है वो सैलरी पेंशन या ये सारी चीजें जो है उनको प्रदान की जाती है। दिव्यांगों के लिए भी पेंशन है ना। दिव्यांगों को व्हील चेयर्स प्रदान सरकार द्वारा कराई जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन है ना। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर्स प्रदान की जा रही है, उनके लिए कई सारी स्कीम्स आई हैं, उनके लिए पेंशन भी आ गई है दिव्यांगों के लिए, है ना। और उनके लिए कुछ इलाज भी कई सारी चीजों फ्री किया गया। तो राज्य जब कैपेबल हो गया तो उस स्टेज में इन सब लोगों के लिए सारी चीजें कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया अनुच्छेद 41, ठीक। अब हम आगे आते हैं अपने अनुच्छेद 42 की तरफ, ठीक। आर्टिकल 42 की तरफ, ठीक। आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 में लिखा गया कि सभी व्यक्तियों को राज्य काम की न्याय संगत, यानी जहां वो काम कर रहे हो उनके अनुकूल माहौल प्रदान कराएगा। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं यानी मानव के लिए जो उचित हो, मानवोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का यानी महिलाओं को मैटरनिटी लीव का उपबंध कराएगा तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता जिसको आप मैटरनिटी लीव बोलते हैं साधारण भाषा में, प्रसूति सहायता मैटरनिटी लीव का उपबंध कराएगा, ठीक। का उपबंध कराएगा, ठीक। तो ये तब डीपीएस में रखा गया था भाई, सबको काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं का, यानी मानव अगर कोई काम करेगा तो काम करने के लिए जो मानव के लिए उचित दशाएं होंगी वैसा, यानी बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो एक अनुकूल एनवायरनमेंट आपको प्रदान किया जाएगा। देखिए काम करने के लिए भी तो एनवायरनमेंट होना चाहिए, चाहे आप क्लास 1 के ऑफिसर हो, चाहे आप उस ऑफिस में क्लर्क हो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर आप किसी फैक्ट्री में एज अ वर्कर, एज अ लेबर काम कर रहे हैं। सबको एक हेल्दी एनवायरनमेंट तो चाहिए ही होता है काम करने के लिए, है ना। अब काम करने आदमी जाएगा तो एक निश्चित समय के बाद ब्रेक होना चाहिए जिसमें वो खाना खा सके, थोड़ा सा रेस्ट कर सके, आपस में गुफ्तगू कर सके, जिससे उसका मन लगा रहे, है ना। भारी मन से अगर मानिए कोई एक शासक की तरीके बैठ जाए केबिन लगा के, है ना, कि क्यों बात कर रहे हो, इससे तुमने कैसे बात की। अब आदमी काम कर रहा है, मानिए किसी लेदर फैक्ट्री में कोई व्यक्ति कटिंग कर रहा है ना, तो बगल वाले से बात कर रहा है, उनका हाथ सेट होता है ना। अब आप ये नहीं बोल सकते बात क्यों कर रहे हो, अरे बात कर रहा है करने दीजिए, अपना काम तो कर रहा है। अगर काम रोक के बात करे तब तो उसको बोला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ये बोला कि भाई मेरी फैक्ट्री में वही काम करेगा जो 8 घंटे तक बात ही नहीं करेगा, हाँ उसको अगर दूसरे वाले के उसको 100 रुपए मिल रहे हैं तो मेरे यहाँ मैं 130 रुपए दूंगा, ठीक। लेकिन शर्त एक है, 8 घंटे तक कोई काम नहीं। बगल वाली फैक्ट्री में लंच आधे घंटे का होता, मेरे यहाँ 15 मिनट का होगा। कोई किसी से बात करेगा ही नहीं। आप यकीन मान लीजिए वो 100 नहीं 150 रुपए देंगे तो भी लोग उनका काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी एनवायरनमेंट ही नहीं है जिसमें आदमी काम कर सके। मानव को उचित दशाएं तो होनी चाहिए, तभी तो वो कार्य करेगा, है ना। ठीक, तो उसके लिए एक उचित माहौल भी तो होना चाहिए। तो राज्य का ये दायित्व है कि सभी वर्कर्स को जो भी काम करते हैं उनको एक न्याय संगत यानी जो जस्टिस वाली जस्टिबल एनवायरनमेंट हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रदान कराएगा। तो तब ये बात थी, तब देश आजाद हुआ था, तब तो नहीं बोल सकते थे कि इतनी सारी चीजों को प्रदान कराया जाए, है ना। लेकिन आज क्या है, आज जो भी एक प्राइवेट जॉब भी करता है कंपनी में, उसका भी देखिए प्रोविडेंट फंड कटता है, उसका भी देखिए बीमा में इंश्योरेंस होता है। अगर उसके या उसके परिवार की तबीयत खराब हो जाती है तो उस इंश्योरेंस कार्ड के द्वारा उसका बीमा हॉस्पिटल में इलाज होता है। ठीक, उसका एक खाने उसके काम के घंटे निर्धारित कर दिए जाते हैं कि 8 घंटे का काम होगा, उसकी मजदूरी निश्चित कर दी जाती है। ये सारा एक अनुकूल एनवायरनमेंट तो है। सरकार जो है
प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में उनके भत्तों को तय करती है। ठीक है, उनके प्राइवेट कर्मचारियों की बात करो, मैं सरकारी का तो आता ही है, हर एक 6 महीने पे भत्ता, बेरोजगारी भत्ता तय करना, एक निश्चित समय पर वेतन आयोग का गठन होना। प्राइवेट जॉब में जो लोग हैं उनके लिए भी सरकार जो है ऐसे नियम आती है, लेकर आती है कि भाई देखिए अब ये चीजें करनी होगी। स्टार्टिंग में नहीं था, क्योंकि तब उनको ग्रोथ करना था, है ना, देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना था। आज जब 70-75 वर्ष के बाद ये लग रहा है कि हाँ, उद्योगपति इन चीजों में इस स्थिति में आ चुके हैं कि उनके जो लोग काम करते हैं उनको वो कर सकते। आप देखिए जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, अब तो देश में आपको पता है CSR भी लगाया जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स लगाया जाता है ना। इसके अलावा सरकार जो है उन्होंने काफी माना कि प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो अपने वर्कर्स के लिए क्या है, काफी सारी जो है पर्क्स देती हैं कि अगर ऐसा है तो आप लोग ऐसा भाई एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, या फिर किसी को बाहर वेकेशन पे घूमने के लिए भेज देते हैं। ये सारी चीजें क्यों, ताकि और उनका एक बेटर एनवायरनमेंट हो सके, है ना। आप देखें अब आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में देखिए तो कॉफी की मशीन लगी, कोई जाए कॉफी पी सकता है ना, मिनरल वाटर की मशीन लगी हुई है। ये सारी चीजें क्या है, ये उनके लिए मानवोचित दिशा है, क्योंकि कोई आदमी काम करेगा तो पानी तो स्वच्छ चाहिए ना उसे, तो पानी प्रदान किया जा रहा है। जब कल्पना करिए क्या आप जब 1947 या 50 में भी कल्पना कर सकते थे कि वो छोटी सी कॉफी की मशीन लगी हो, ये हो, या एक अंदर अच्छी सी कैंटीन हो, कोई जाके अपना खाना ना खा सकता है, उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो। ये सारी चीजें आज प्रदान की जा रही हैं। क्यों, ताकि बेटर एनवायरनमेंट उनको प्रदान किया जा सके। तो राज्य जब केबल हुआ, वो सारी चीजों को लेकर आया, तो धीरे धीरे इस दिशा में काम हो रहा है। ठीक, इसके अलावा इसमें अगली चीज थी, महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, मैटरनिटी लीव। तो बिल्कुल ये DPSP में था तब, लेकिन आज जो है ये एक नियम के रूप में आ चुका है। हर वह महिला जो गर्भवती है या माँ बनने वाली है, वो अगर किसी फर्म में काम करती है तो सरकार द्वारा उनके लिए मैटरनिटी लीव को घोषित किया गया। ठीक, अब वर्तमान में ये 180 दिन 180 दिन की मैटरनिटी लीव जो है वो महिलाओं को इसमें प्रदान हो रही है। इससे पहले जो ये है वो 12 हफ्ते के लिए थी, पहले 2017 से पहले ये 12 हफ्ते के लिए थी, अब 180 दिन के लिए ये हो चुकी है। ठीक, अब ये 180 दिन यानी तकरीबन अगर देखा जाए तो 6 महीने के लिए। ठीक, उसमें 3 महीने प्री डिलीवरी है और 3 महीने पोस्ट डिलीवरी। ठीक, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैटरनिटी लीव है आज दी जा रही, और उसमें उनको उनका पूरा पैसा मिलेगा। ठीक, तो राज्य जब सक्षम हो गया तब उन्होंने ये चीजें प्राइवेट उस पर भी लागू की। ठीक, अब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो सकता था कि उद्योगपतियों पे स्टार्टिंग में ये वो कर दिया जाए। देखिए अभी कोरोना पेंडेमिक की जो पिछली वेव थी, कंप्लीट लॉकडाउन लगा था। इस बार इंडस्ट्रीज तो बंद नहीं की गई है, ठीक, उस प्रकार से काम चल रहे हैं। पिछली बार तो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था हर चीज में। तो सरकारों ने प्राइवेट कर्मचारियों को भी बोला, प्राइवेट कंपनीज को भी बोला कि आप अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको सैलरी प्रदान कराएंगे। ठीक, क्या आज से 50-60 साल पहले ऐसा हो सकता था? तो लेकिन आप जो है क्यों, क्योंकि उनका भी चीजें होनी चाहिए। आपने उनसे बहुत पैसा, उन्होंने जब आपके लिए सारा कार्य किया, मुसीबत का समय है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनीज ने दिया, पूरा तो नहीं सैलरी दी है, लेकिन उन्होंने हाफ सैलरी लोगों को घर बैठ के, जो 2-3 महीने घर बैठे रहे लोग, उसमें भी लोगों ने हाफ सैलरी अपने वर्कर्स को प्रदान कराई है। तो DPSP भाई राज्य जैसे जैसे सक्षम हो रहा है, इन सारी चीजों को लागू करता जा रहा है ना। अब इंडस्ट्रीज के लिए ऐसा भी बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो काम ही ना कर पाए, है ना, क्योंकि बिजनेस में देखिए प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। अगर बिजनेसमैन ने काफी कमाया तभी तो उसने पिछली बार दिया, लेकिन अभी पिछले 2 वर्ष से वो लॉस में भी तो है। ठीक, तो आप सरकारें उनको भी बिल्कुल से टाइट नहीं कर सकती कि हर चीज एकदम इंडस्ट्रियल लॉ के हिसाब, इसलिए थोड़ी बहुत छूट दी जाती है। ठीक, थोड़ा ईज किया जाता है उनको भी, है ना, लेकिन वो मजदूरों के हक को भी ना मार ले जाए, तो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक, तो आर्टिकल 42 और 643 क्या बात करता है, आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 यही बात करता है। आर्टिकल 43 बोलता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कामकारों के लिए या कर्मकारों के लिए या कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी
आदि के प्रबंध की बात करता है। भाई जो भी कामगार होगा उसके लिए राज्य ने बोला कि भाई हम उनको उनके लिए उनका कार्य उपलब्ध कराएंगे। यानी मानिए जैसे जो उद्योगों में रत मजदूर हैं या कामगार हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, राज्य का ये प्रयत्न रहेगा ना, राज्य एफर्ट करेगा। डीपीएसपी में तो राज्य यही बोल रहा है कि भाई हम प्रयास करेंगे। तो सरकार ने बोला कि भाई हम प्रयास करेंगे डीपीएसपी में आर्टिकल 43 में कि जो भी मजदूर उद्योगों में या कृषि क्षेत्रों में लगे हुए हैं हम उन्हें कार्य करने के उचित अवसर प्रदान कर सके और उनके कार्य के लिए उनको यथोचित वेतन प्रदान करा सके। यानी कि मजदूर जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो उनके लिए इतनी इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे कि उनको वहां पर कार्य मिल सके और जितना वो कार्य कर रहे हैं उनको उसके लिए उनका उचित वेतन उचित सैलरी मिल सके। ये राज्य इसका ये दायित्व है कि हम इसका कार्य करेंगे। ठीक, तो आज सरकारें कर रही हैं, जैसे भी उन्होंने चर्चा करी कि काफी जो है वेजेस कंपनसेशन एक्ट आया है। इसके अलावा अगर किसी मजदूर के साथ कोई फर्म में, प्राइवेट फर्म में, सरकारी की बात नहीं करो, सरकार अपने लिए तो कर ही रही है, प्राइवेट के लिए है ना, क्योंकि देश में हर कोई सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहा है। ठीक, तो जो प्राइवेट फर्म में भी काम कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई व्यक्ति जो है मानिए कंपनी से एनरोल्ड ना हो, ठेके पर कार्य कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके साथ भी अगर किसी कंपनी में कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरा का पूरा खर्च जो है उस कंपनी मालिक के द्वारा जो है बियर किया जाता है। वही उस पूरे खर्च को उठाता है, उस पूरे खर्च को, उसके इलाज के पूरे खर्च को वहन करता है। या ईश्वर न करे अगर काम करते हुए कोई वैसी क्षति हो गई, दुर्घटना हो गई, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार का जो है उसका कंपनसेशन दिया जाता है। सारी चीजें होती हैं। तो सरकार ने इसके लिए नियम बनाए। तो सरकार अवसर की उपलब्धता को भी प्रदान कर रही है और उसके साथ साथ सरकार जो है उनके लिए एक जो है उचित वेतन प्राप्त हो सके उसके लिए भी सरकार नियम समय दर समय बनाती रहती है ना। आपने देखा होगा मनरेगा आपने ये जो स्टार्टअप लोन्स आपको मिल रहे हैं वो किस लिए मिल रहे हैं? ताकि लोगों को रोजगार के लिए उचित अवसर प्रदान हो सके। मुद्रा योजना, स्टार्टअप्स, ठीक, जो लगाए जा रहे हैं है ना, उसके लिए जो लोन प्रोवाइड हो रहा है बैंक के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने के लिए उसको पूंजी चाहिए। अगर उसके पास आइडिया है तो वो लेके जाए और मुद्रा योजना के तहत लोन पाए। ठीक, तो सरकार डे बाय डे, साल दर साल, दिन प्रतिदिन, साल दर साल, है ना, वर्ष दर वर्ष सरकार ये प्रयास कर रही है कि सबके लिए एक उचित माहौल प्रदान किया जो जिसके लिए योग्य है ना। सरकारी नौकरियां तो उसमें कहाँ पर वैकेंसी आनी है, कितनी कहाँ पर खाली है, प्राइवेट है तो कितनी इंडस्ट्रीज लगा ली जाए। ठीक, और अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको कैसे लोन फंडिंग प्रदान की जाए। तो सरकार जो है इन सारी चीजों पर प्रयास कर रही है। तो कामगारों के लिए भी ये है कि सरकार का मानना है कि हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि जो भी उद्योगों में रहते हैं उनको उचित जो है हम वेतन दे सके। इतना वेतन दे सके कि भाई वो एक उनका जीवन स्तर एक ऊपर उठ सके, है ना, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। ठीक, आप अगर घर में दादाजी को जीवन स्तर ऊपर उठ सके, हम लोग क्या जब दादाजी दादी जी हैं उन लोग से बात करिए तो वो लोग बताते हैं तब कि भाई अब आज जैसा पहले नहीं था, है ना, लोग इतनी आसानी से सारी चीजें नहीं प्रदान हो पाती थी, मिल नहीं पाती थी। आज आराम से आदमी कमाता है तो वो होटल में खाने भी चला जाता है ना, तब होटल में खाना सपना होता था। ठीक, आज आदमी वीकेंड एंजॉय करने चला जाता है ना, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से आदमी ब्रांडेड। तब लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था। हर व्यक्ति, अगर सरकारी नौकरी में भी ज्यादा लोग थे, प्राइवेट भी थे, आते थे, सबका जीवन स्तर एक तरह से समान ही था, है ना। अब कुछ समय में ऐसा हुआ कि जीवन स्तर में एक व्यापक वो देखने मिला। हर आदमी प्रयासरत है। पहले बताया जाता था, हमारी दादी जी मुझसे बताती हैं कि अगर किसी के यहाँ रेडियो सुनाई पड़ जाता तो बहुत बड़ी बात होती थी, साइकिल पे कोई चलता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। जब कह रही थी मेरी मैरिज हुई थी तो अब आप सोचिए कि साइकिल से चलना एक बड़ी उपलब्धता थी। आज इतना बड़ी बात नहीं है। टीवी आज हर घर में है। यानी क्या हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर उठ रहा है। तो सरकार ने भी बोला था कि डीपीएसपी में हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों को इतना वेतन प्रदान कर सके कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। इसके साथ साथ अगर उनको अवकाश मिले तो वो अपने अवकाश के समय का
उचित प्रयोग कर सके, वे अपने अवकाश के समय का उचित प्रयोग कर सके, है ना। इसके साथ साथ वो सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हो सके, तो ये सारे कार्य वह कर सके। तो ये आर्टिकल 43 में। इसी में आर्टिकल 43A में एक और क्लॉज को जोड़ा गया है। 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 43A में 43वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया क्या कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना जो है अनिवार्य बनाया गया है ना, कि जो उद्योग में जो उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, ठीक भाई डीपीएसपी में था कि भाई राज्य जब सक्षम हो जाएंगे तो अपने मैनेजमेंट में भी वर्कर्स को स्थान देंगे। तो आज दिया जाता है, हर मोस्टली जितनी भी प्राइवेट फर्म्स है वहां पर ट्रेड यूनियंस बनी हुई है, वहां पर यूनियन बनी हुई है। तो यूनियन डिसाइड करती है कि भाई देखिए काम के घंटे इतने इतने होंगे साहब, है ना, यहाँ पर होगा। वो कहते हैं देखो भाई इसमें माल आया, इससे क्या है, इसमें वर्क ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, इस समय ऑर्डर ज्यादा आया है, काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो बोलते हैं बिल्कुल कर देंगे साहब, पैसा ज्यादा चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है, तो पैसा ज्यादा दिया जाता है, ठीक। तो ये सारे कार्य जो है वो कराए जाते हैं। तो आर्टिकल 43 तक की जो है जर्नी को आज हमने अपना देख लिया, ठीक। अब अनुच्छेद 44 से 51 तक के पूरी यात्रा को हम अगली क्लास में अपने देखेंगे। आशा करता हूँ आज डीपीएसपी के जो 36 से 43 तक के जो अनुच्छेदों को हम लोगों ने देखा है, आशा करता हूँ उसमें आपको मैं उचित ढंग से समझा पाया हूँ और आप उसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, थैंक यू।